दुनिया प्री बीस्ट की दुनिया में ट्रांस माइग्रेट हो चुकी थी। शहर के बीचों बीच हर तरह के प्री बीस्ट उड़ते नजर आते थे। मुझे लगा था कि ट्रांस माइग्रेटर होने की वजह से मैं भी एसएसएस ग्रेड प्री बीस्ट जागृत कर लूंगा, लेकिन शुरुआत ही तबाही भरी हुई। मेरा जन्म झुग्गी बस्ती में हुआ। सिर पर 30 लाख का कर्ज था और जो जागृत हुआ वो सिर्फ एफ ग्रेड का टेक्स्ट प्री बीस्ट था। नॉर्थ सिटी की झुग्गी बस्ती, एक बंद गली के सबसे अंदर। मुझे फटे हुए बोरे की तरह लात मारकर उछाल दिया गया। शरीर के टकराने की भारी आवाज गरजते बादलों में दब गई। मेरी पीठ काई जमी हुई दीवार से जोर से टकराई। असहनीय दर्द पूरे शरीर में फैल गया। मेरे अंदर चीखने तक की ताकत नहीं बची। मैं सिर्फ मुंह खोलकर टूटी हुई धौंकनी जैसी आवाज निकाल पा रहा था। पैसे लौटा या फिर उस मरे हुए अंडे को खा जा। बोलने वाला एक गंजा हट्टा कट्टा आदमी था। उसके हाथ में ठोस मिश्र धातु का बेसबॉल बैट था, जिसके अगले हिस्से से अभी भी खून टपक रहा था। उसके पीछे आधे इंसान जितनी ऊंचाई वाला डी ग्रेड प्री बीस्ट आयनहाइड वाइल्ड बोर अपने खुर जमीन पर रगड़ रहा था। उसकी लाल आंखें जमीन पर पड़े मुझ पर टिकी हुई थीं। ये नॉर्थ सिटी के अंडरग्राउंड मनी लैंडर का गोल्ड मेडल गुंडा जाहूं था। और मैं अभी अभी 18 साल का हुआ एक लड़का। माँ बाप दोनों मर चुके थे। 30 लाख के सूदखोरी वाले कर्ज का बोझ सिर पर था और पूरे स्कूल का सबसे कमजोर इंसान। बोल! जाहूं मेरे पास आया और मेरे हाथ की कलाई पर पैर रखकर पूरी ताकत से रौंदने लगा। आज तेरे जागरण का दिन था ना? पूरे शहर में खबर फैल चुकी है। हमारा यंग मास्टर वांग आधे घंटे तक जागरण मंच पर खड़ा रहा, लेकिन जो अंडा प्री बीस्ट बनकर निकलना चाहिए था उसमें कुछ भी नहीं निकला। आखिर में उसे मरा हुआ अंडा घोषित कर दिया गया। मैं कीचड़ में पड़ा दांत भींचे रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। मेरी आंखें सिर्फ जाहूं के गले पर टिकी थीं। फिर वही नजर, मुझे तेरी यही शक्ल सबसे ज्यादा नफरत दिलाती है। जाहूं गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने बेसबॉल बैट ऊपर उठा लिया। न पैसे हैं, न अंडे की कोई कीमत। अब तेरी जान भी किसी काम की नहीं। तेरे शरीर के अंग निकालकर ब्लैक मार्केट में बेच दूंगा, शायद कुछ पैसे ही मिल जाएं। आयरनहाइड वाइल्ड बोर ने अपने मालिक की हत्या की इच्छा महसूस कर ली। वो खुशी से गर्जा और सिर झुकाकर मेरी तरफ दौड़ पड़ा। उसी पल मेरी छाती से वो धूसर रंग का पत्थर जैसा अंडा फिसलकर बाहर गिर पड़ा। जाहूं का बैट मेरे घुटने तोड़ने के लिए नीचे आया, लेकिन वो मेरे माथे को छूता हुआ निकल गया और बड़ी मात्रा में मांस और खून उड़ा ले गया। लाल ताजा खून की बूंदें बिल्कुल सही निशाने पर उस धूसर अंडे पर गिरी। खून नीचे नहीं बहा, बल्कि स्पंज की तरह पूरा अंडा उसे एक ही पल में लालच से सोख गया। उच्च अनुकूलता वाला जीन नमूना प्राप्त हुआ। होस्ट के जीवन के संकेत अत्यंत कमजोर। जबरन सक्रियण प्रक्रिया प्रारंभ। एक ठंडी मशीन जैसी आवाज सीधे मेरी धुंधली चेतना में गूंज उठी। मैंने अचानक आंखें खोल दी। कीचड़ में पड़ा वो मरा हुआ अंडा अब गहरे लाल रंग की डरावनी रोशनी छोड़ रहा था, लेकिन जाहूं का ध्यान इस बदलाव पर बिल्कुल नहीं गया। वो अभी भी आयनहाइड वाइल्ड बोर को आदेश दे रहा था, दांत मार, इसका पेट आर पार कर दे। आयनहाइड वाइल्ड बोर दहाड़ता हुआ मेरी तरफ झपटा। उसके नुकीले दांत मेरे पेट से आधा मीटर भी दूर नहीं थे। तभी पत्थर जैसा अंडा पूरी तरह टूट गया। न कोई आसमान छूती रोशनी निकली, न कोई दिव्य जीव उतरा। बस नाखून जितना छोटा, काले और लाल रंग का एक नन्हा जीव चुपचाप अपने पंख फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला। वो एक मच्छर था, और वो भी ऐसा जैसे कुपोषण का शिकार हो। सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय। जर्ग ओवरलॉर्ड सिस्टम सफलतापूर्वक बंद गया। प्रारंभिक यूनिट एफ ग्रेड ब्लड सकिंग मॉस्किटो। विशेषता रक्षा की अनदेखी घातक विष, इसे मार डाल। मैंने मन ही मन पहला आदेश दिया। वो छोटा सा मच्छर हवा में ऐसी लाल रेखा बनाकर उड़ा जिसे आंखें पकड़ भी नहीं सकती थीं। उसने आयरनहाइड वाइल्ड बोर की लोहे जैसी मजबूत पीठ पर हमला नहीं किया। वो एक सूक्ष्म गाइडेड मिसाइल की तरह सीधा उसकी बिना सुरक्षा वाली नाक के छेद में घुस गया। दौड़ता हुआ आयरनहाइड वाइल्ड बोर अचानक कांप उठा। उसकी क्रूर आंखें पल भर में डर से भर गईं। वो पागलों की तरह सिर झटकने लगा और दर्दनाक चीखें मारने लगा। क्या हुआ फैंग, तुझे क्या हो गया? जाहूं घबरा गया। उसने मानसिक संबंध के जरिए अपने प्री बीस्ट को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वापस उसे सिर्फ असहनीय दर्द और दिमाग चीर देने वाली पीड़ा महसूस हुई। सिर्फ 3 सेकंड। रक्षा के लिए मशहूर डी ग्रेड आयनहाइड वाइल्ड बोर की नाक से काला खून बहने लगा। उसका विशाल शरीर पहाड़ की तरह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। भाग दो, तूने क्या किया? जाहूं के हाथ में पकड़ा बैट कांपने लगा। वो अविश्वास से जमीन पर पड़ी लाश को देख रहा था, फिर धीरे धीरे कीचड़ से उठते हुए मुझे देखने लगा। तूने कौन सा छिपा हुआ हथियार इस्तेमाल किया? मैं हल्का सा मुस्कुराया। छिपा हुआ हथियार? मैंने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया, उंगलियां हल्के से उठाईं। एक काला लाल मच्छर बेहद शालीनता से मेरी उंगली पर आकर बैठ गया और आराम से अपने पंख साफ करने लगा। इसका नाम मिंग ही है।
यही मेरा प्री बीस्ट है। जाओहू की आंखें पूरी तरह फैल गईं, जैसे उसने दुनिया का सबसे हास्यास्पद मजाक सुन लिया हो, लेकिन सामने पड़ी लाश उसे हंसने नहीं दे रही थी। मच्छर? एफ ग्रेड का मच्छर? असंभव! एक मच्छर आयरनहाइड वाइल्ड बोर की रक्षा कैसे तोड़ सकता है? मैंने कमजोर लेकिन ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि तू बहुत प्यारा है, ड्रैगन ही क्यों ना हो। अगर उसके दिमाग में एक सुई घुस जाए तो उसे भी मरना पड़ेगा। आपने डी ग्रेड जीव आयरनहाइड वाइल्ड बोर को मार दिया। 50 विकास अंक प्राप्त हुए। होस्ट गंभीर रूप से घायल। तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता। सूचना, ब्लड सकिंग मॉस्किटो खून पीना चाहता है। मैंने अपनी उंगली पर बैठे उस मच्छर को देखा। उसके पेट का रंग अब लाल होकर पारदर्शी दिखाई दे रहा था। मैं साफ महसूस कर सकता था कि वो भूखा था। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। मेरी नजर पीछे हटते जा रहे जाओहू पर पड़ी। जब आ ही गया है तो अब जाने की जरूरत नहीं। मेरा मच्छर अभी तक पेट भरकर नहीं पी सका। पागल, मैं तुझसे लड़ूंगा। जाओहू आखिर संभल गया। प्री बीस्ट मर चुका था, लेकिन वो फिर भी एक ताकतवर आदमी था, और मैं सिर्फ एक गंभीर रूप से घायल हाई स्कूल का छात्र। वो दहाड़ते हुए बैट घुमाकर मेरी तरफ दौड़ा। मैं वहीं खड़ा रहा, हिला तक नहीं, बस हल्के से उंगली चटकाई। जाओहू का हाथ हवा में ही रुक गया। उसे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि उसके गले पर कुछ ठंडा सा छू गया। अगले ही पल पूरा शरीर सुन्न होने लगा। सांस की नली जैसे किसी चीज से बंद हो गई। वो घुटने लगा। टन। मिश्र धातु का बैट जमीन पर गिर पड़ा। जाओहू दोनों हाथों से अपना गला पकड़कर तड़पने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। मुंह से सिर्फ टूटी हुई सांसों की आवाज निकल रही थी। उसका मजबूत शरीर आंखों के सामने सूख कर सिकुड़ने लगा। 10 सेकंड बाद जाओहू घुटनों के बल गिर पड़ा और सूखी हुई चमड़ी का खोल बन गया। आपने एक जागृत व्यक्ति को मार दिया। 10 विकास अंक प्राप्त हुए। चेतावनी, वर्तमान विकास अंक समूह विभाजन मोड खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है। कृपया शिकार जारी रखें। मैं दीवार के सहारे बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। मेरा मच्छर वापस मेरी उंगली पर आकर बैठ चुका था। मैंने उसे देखा। मेरे अंदर डर नहीं था। मैं जोर जोर से हंसने लगा। यही ताकत है, ऐसी ताकत जिसके बाद किसी के सामने झुकने या खुशामद करने की जरूरत नहीं रहती। मैंने अपनी जीभ से होंठों पर लगा बारिश का पानी और खून चाट लिया। मेरी आंखें धीरे धीरे पागलपन से भर गईं। बस जितना ज्यादा मारूंगा, एक दिन मच्छर भी इस दुनिया के ड्रैगन और फीनिक्स को घुटनों पर झुकाकर मुझे पूर्वज कहने पर मजबूर कर देगा। मैं किसी तरह उठ खड़ा हुआ, बिना किसी दया के दोनों लाशों को पार करके आगे बढ़ गया। भाग 3। त्यानलान नंबर 1 बीस्ट एकेडमी का मुख्य द्वार। स्कूल के बाहर महंगी गाड़ियों की लाइन लगी थी। सुंदर यूनिफॉर्म पहने छात्र छोटे छोटे समूहों में खड़े बातें कर रहे थे। हर किसी के साथ उसका अपना प्री बीस्ट था। मैं एक पुरानी साझा साइकिल से उतरकर वहां पहुंचा। अरे, ये तो हमारा मरे हुए अंडे वाला जीनियस वांग बाटियन है। एक चुभने वाली आवाज सुनाई दी। कुछ लड़के महंगे लड़ाकू कपड़े पहने मेरी तरफ आए। सबसे आगे तेल लगाए, पीछे की ओर कंघी किए बालों वाला मोटा लड़का था। उसका नाम लियू क्यांग था। वो ली एओटियन का सबसे बड़ा चमचा था। उसने सी ग्रेड का पावर डीमन एप जागृत किया था। सुना है कल तूने जागरण में पूरा तमाशा कर दिया। आधे घंटे तक खड़ा रहा और आखिर में हवा निकालकर वापस आ गया। लियू क्यांग जोर से हंस पड़ा। उसके पास खड़े पावर डीमन एप ने भी अपनी छाती पीटकर धमकी भरी दहाड़ लगाई। आसपास के छात्र रुक गए। सबके चेहरों पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। मैं बिना कोई भाव दिखाए साइकिल लॉक करने लगा। एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। कल रात की लड़ाई ने मुझे एक बात सिखा दी थी। इस दुनिया में इज्जत मांगी नहीं जाती, छीननी पड़ती है। लेकिन अभी मैं स्कूल के गेट पर हमला नहीं कर सकता था। स्कूल के नियम बहुत सख्त थे। किसी की हत्या करने पर कानून प्रवर्तन दल तुरंत पहुंच जाता। मेरी मौजूदा ताकत अभी पूरे देश की ताकत से टकराने लायक नहीं थी। रास्ता छोड़ो, मैंने ठंडी आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहे। अरे वाह, गुस्सा भी दिखा रहा है। लियू शियांग मेरी बेरुखी से चिढ़ गया। उसने हाथ हिलाया। पावर डीमन एप तुरंत आगे बढ़ा। 2 मीटर ऊंचा उसका शरीर पहाड़ की तरह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अंदर जाना है? ठीक है, पहले मेरे इस प्यारे के पैरों के नीचे से रेंग कर निकल, फिर मैं तुझे जाने दूंगा। भीड़ में फिर से जोरदार ठहाके गूंज उठे। मैं रुक गया। हल्का सा सिर उठाकर उस 2 मीटर ऊंचे पावर डीमन एप को देखा। मेरा दायां हाथ जेब में था। मेरी तर्जनी उंगली धीरे धीरे रगड़ रही थी। यही मेरी हमला शुरू करने की आदत थी। मिंग ही मेरी बाजू के अंदर चुपचाप बैठा था। उसने अपने मालिक की हत्या की इच्छा महसूस कर ली थी। वो उत्साहित होकर अपने मुखांग रगड़ने लगा। मैं मन ही मन हिसाब लगा रहा था। 3 सेकंड में उसकी दोनों आंखें फोड़ दूं या 5 सेकंड में उसके पैरों की नसें काट दूं। उसी समय एक ठंडी और निर्मल रोशनी। ये तमाशा क्या है? लियू क्यांग, रास्ते से हट जाओ। मेरी राह गंदी मत करो। भीड़ एक पल में शांत हो गई और अपने आप बीच में एक रास्ता बन गया।
एक हवा में तैरने वाली लग्जरी कार धीरे धीरे आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक नौजवान उतरा। उसके कंधे पर एक एस ग्रेड का बीस्ट हंटर लाई कॉन्गजो लेटा हुआ था। लियू क्यांग ने तुरंत चापलूसी भरा चेहरा बना लिया। अरे यंग मास्टर ली, मैं तो बस इस आदमी को सबक सिखा रहा था जिसने अकादमी का नाम खराब किया है। ली एओटियन ने अपने कंधे पर बैठे छोटे ड्रैगन के अंडे को हल्के से सहलाते हुए कहा, क्या शेर सड़क किनारे के आवारा कुत्तों की परवाह करता है? आज नए छात्रों की परीक्षा का दिन है। ऐसे इंसान पर अपनी ताकत बर्बाद मत करो। चलो। इतना कहकर वो सीधे मेरे पास से गुजर गया। लियू क्यांग ने मुझे घूरते हुए कहा, आज तो तेरी किस्मत अच्छी है, दोपहर की प्रैक्टिकल परीक्षा में अखाड़े पर तुझे देखूंगा। भीड़ छंट गई। मैं वहीं खड़ा लाई एओटियन की पीठ को देखता रहा और मेरे होंठों पर एक निर्दयी मुस्कान उभर आई। शेर? आवारा कुत्ता? उम्मीद है जब तुम्हारे ड्रैगन का सारा खून चूसकर उसे सूखी लाश बना दिया जाएगा तब भी तुम्हारा यही घमंड बना रहेगा। ट्यानलन एकेडमी, पिछला प्रशिक्षण क्षेत्र। यहाँ बड़ी संख्या में निम्न स्तर के खूंखार जानवर पाले जाते थे ताकि नए छात्र असली लड़ाई का अभ्यास कर सकें और अपने बीस्ट को भोजन करा सकें। आमतौर पर छात्र टीम बनाकर आते थे और शिक्षक उनकी निगरानी करते थे, लेकिन मैं अकेला था। मैं मुख्य रास्ते से बचते हुए सीधे सबसे घने जंगल में घुस गया। मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद था, फौज तैयार करना। मेरे सामने सिस्टम का पैनल खुल गया। होस्ट वांग बटियन, बीस्ट। मिंगे, प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स 60। वर्तमान मिशन, पहली जर्ग स्क्वाड बनाओ। जरूरत 100 प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स और 50 किलोग्राम निम्न स्तर का मांस। बाहर आओ मिंगे। मैंने हाथ बढ़ाया। काले लाल रंग का एक मच्छर भन भनाता हुआ बाहर निकला और खुशी से मेरे चारों ओर चक्कर लगाने लगा। जाओ, सामने तुम्हारा बुफे तैयार है। मैंने सामने झाड़ियों में फल खा रहे विंड रैबिट की ओर इशारा किया। साधारण नए छात्रों के लिए विंड रैबिट को पकड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसकी रफ्तार बेहद तेज थी, लेकिन मिंगे की संयुक्त आंखों की नजर में उसकी हरकतें ऐसे लग रही थीं जैसे वो टहल रहा हो। भन, लाल रोशनी चमकी। विंड रैबिट अपने कान भी नहीं खड़े कर पाया था कि उसकी गर्दन में तेज दर्द हुआ। मिंगे की मजबूत सूंड ने उसकी चमड़ी तुरंत भेद दी। लकवा पैदा करने वाला जहर उसके शरीर में उतर गया। खरगोश वहीं जड़ हो गया। सिर्फ आधे मिनट में वो मोटा ताजा खरगोश जमीन पर गिर पड़ा। एफ ग्रेड जीव विंड रैबिट का रक्त प्राप्त हुआ। प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स 2। बहुत धीमा। मैंने भौहें सिकोड़ ली। अगर ऐसे ही खून चूसते रहें तो लाई एओटियन के बीस्ट का मुकाबला कब करेंगे? तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। सूचना, होस्ट 50 प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स खर्च करके सिंगल स्प्लिट फंक्शन चालू कर सकता है। मिंगे मातृ शरीर बनकर पहली खेप के वर्कर मॉस्किटो पैदा करेगा। यही तो मैं सुनना चाहता था। मैंने बिना किसी झिझक के फंक्शन चालू कर दिया। विंड रैबिट की लाश पर बैठा मिंगे अचानक जोर जोर से कांपने लगा। उसका पेट साफ दिखाई देने वाली गति से फूलने और मरोड़ खाने लगा। कुछ हल्की आवाजों के साथ 10 लाल माणिक जैसे छोटे छोटे अंडे बाहर निकले। जैसे ही वे हवा के संपर्क में आए तुरंत फूट गए। उनमें से साधारण मक्खी जितने छोटे वर्कर मॉस्किटो बाहर निकले। हालांकि वे मिंगे जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी संख्या थी। मैंने अपने चारों ओर मंडराते 11 मच्छरों को देखा। मेरी आंखों में महत्वाकांक्षा जल उठी। ये तो बस शुरुआत है। जाओ, इस पूरे जंगल में जितनी भी जिंदा चीजें हैं सबका खून चूस लो। मैंने हाथ लहराया। 11 मच्छर 11 छोटे बमवर्षक विमानों की तरह पंखे के आकार में फैल गए और जंगल के अंदर गायब हो गए। कुछ ही देर में पहले जहां शोर था वहां अजीब सी खामोशी छा गई। चाहे बिल में छिपे चूहे हों, पेड़ों पर बैठे हरे सांप या रास्ते से गुजरते जंगली सुअर, कोई भी नहीं बचा। किसी बड़े जानवर के लिए एक मच्छर शायद सिर्फ हल्की खुजली हो, लेकिन जब 10 मच्छर एक साथ हमला करें तो वो ऐसा अत्याचार बन जाता है जिससे बचना नामुमकिन होता है। प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स 1, 2, 5। सिस्टम के आंकड़े पागलों की तरह बढ़ने लगे। आधे घंटे बाद मैं एक पत्थर पर बैठा था। मेरे पैरों के पास सूखी हुई छोटी छोटी लाशों का ढेर लगा था और मेरे आसपास मंडराने वाली मच्छरों की सेना 11 से बढ़कर 100 हो चुकी थी। अब वे कुछ मच्छर नहीं थे, वे काले बादल की तरह एक डरावनी झुंड बन चुके थे। यही जर्ग की सबसे भयानक खासियत थी, स्नोबॉल इफेक्ट। जब तक उन्हें मांस और खून मिलता रहेगा वे कभी खत्म नहीं होंगे। बस मैंने सिस्टम में जमा हो चुके 500 प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स देखकर नरसंहार रोक दिया। फिलहाल संख्या काफी है, अब जरूरत गुणवत्ता की है। मैंने मात्र शरीर मिंगे की ओर देखा। लगातार खून पीने और विभाजन के बाद उसका शरीर पहले से बड़ा हो चुका था। प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स पर्याप्त हैं। क्या पहली रेस एवोल्यूशन शुरू की जाए? एवोल्यूशन डायरेक्शन, ब्लड एम्परर पैटर्न। आवश्यक सामग्री, एक फर्स्ट लेवल फियर्स बीस्ट का एसेंस ब्लड। फर्स्ट लेवल फियर्स बीस्ट। मैंने आंखें सिकोड़ ली। बाहरी इलाके में सिर्फ एफ ग्रेड के छोटे जानवर हैं।
अगर फर्स्ट लेवल चाहिए तो अंदर जाना पड़ेगा। उसी समय जंगल की गहराई से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। उसके तुरंत बाद एक लड़की की चीख गूंजी, बचाओ, ये मुटेटेड आयरन आर्मर्ड राइनोसेरोस है, ये पागल हो गया है। मेरा दिल हल्का सा धड़क उठा। आयरन आर्मर्ड राइनोसेरोस, ये एक फर्स्ट लेवल पीक फियर्स बीस्ट था। मजबूत शरीर, मिंघे की एवोल्यूशन के लिए बिल्कुल सही सामग्री। जहां तक किसी की जान बचाने की बात थी, मैंने ठंडी मुस्कान दी। मैं उठा। मेरे पीछे 100 वर्कर मॉस्कीटो काले चोगे की तरह उड़ते हुए चल पड़े। आज किस्मत अच्छी है, सामग्री खुद चलकर मेरे पास आ गई। मैं उन जोशीले नायकों की तरह चिल्लाते हुए किसी लड़की को बचाने नहीं दौड़ा, बल्कि एक धैर्यवान शिकारी की तरह बिना कोई आवाज किए हंगामे की दिशा में बढ़ने लगा। मैं इंतजार कर रहा था जब तक वो गैंडा पूरी तरह थक न जाए। पार्ट 2, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। एक लड़की लड़खड़ाते हुए झाड़ियों को चीर कर भाग रही थी। उसका नाम लिन वॉनर था। वो टियानलन एकेडमी की मशहूर हीलिंग डिपार्टमेंट की सुंदर छात्रा थी। आमतौर पर उसके चारों ओर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन इस समय उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वो बेहद बदहाल दिख रही थी। उसके पीछे लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक टैंक जितना विशाल आयरन आर्मर्ड राइनोसेरोस पूरी रफ्तार से उसका पीछा कर रहा था। ये फर्स्ट लेवल पीक फियर्स बीस्ट पूरी तरह पागल हो चुका था। उसकी गहरी लाल आंखों में सिर्फ विनाश की आग जल रही थी। लिन वॉनर पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उसका बीस्ट एक प्यारा लाइट स्पिरिट 3 मिनट पहले ही उस गैंडे के एक पैर तले मांस के लोथड़े में बदल चुका था। अब उसके पास सिर्फ किसी चमत्कार की उम्मीद बची थी। अचानक आयरन आर्मर्ड राइनोसेरोस ने और तेज दौड़ लगा दी। दोनों के बीच की दूरी पल भर में कम हो गई। लिन वॉनर का पैर फिसल गया। वो जोर से सड़ी हुई पत्तियों से भरे कीचड़ में गिर पड़ी। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। उस गैंडे का विशाल सींग, जो इस्पात तक को भेद सकता था, तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने निराश होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, लेकिन जिस दर्द की उसने कल्पना की थी वो नहीं आया। उसकी जगह अचानक अनगिनत पंखों की भनभनाहट गूंज उठी। उस आवाज ने गैंडे की दहाड़ तक को दबा दिया। लिन वॉनर कांपते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी और उसने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य देखा। गैंडे का सींग उसकी नाक से 10 सेंटीमीटर भी दूर नहीं था, लेकिन वो विशाल जानवर मानो किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वहीं रुक गया था। पता नहीं कब सैकड़ों, हजारों नाखून जितने छोटे मच्छरों ने उसके पूरे सिर को घेर लिया था। आयरन आर्मर्ड राइनोसेरोस ने ऐसी दर्दनाक चीख मारी कि जंगल कांप उठा। वो पागलों की तरह अपना सिर झटकने लगा, उन परेशान करने वाले कीड़ों को हटाने की कोशिश करने लगा। उसने अपना सींग जमीन में मारा, अपने शरीर को पेड़ों से रगड़ा, यहां तक कि जमीन पर लौटने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं दूर एक पेड़ की डाल पर खड़ा था, दोनों हाथ जेब में डाले हुए। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं, मानो किसी अखाड़े में बैठा कोई अमीर आदमी जानवरों की लड़ाई का आनंद ले रहा हो। पहली टुकड़ी, आंखों के मुलायम हिस्से पर हमला करो। दूसरी टुकड़ी, नाक और सांस की नलियों को बंद कर दो। तीसरी टुकड़ी, कानों के रास्ते दिमाग तक पहुंचो। मैं मन ही मन आदेश देता गया। मेरी उंगलियां पेड़ के तने पर लयबद्ध तरीके से हल्के हल्के दस्तक दे रही थीं। मेरे आदेशों के साथ वो काला झुंड एक प्रशिक्षित सेना की तरह अनुशासन दिखाने लगा। ये क्या है? लिन वॉनर जमीन पर बैठी रह गई। वो स्तब्ध होकर ये सब देखती रही। जिस विशाल दैत्य को कोई रोक नहीं सकता था, वो अब डूबते हुए इंसान की तरह तड़प रहा था। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि धड़ाम, एक जोरदार धमाके के साथ आयरन आर्मर्ड राइनोसेरोस का विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर धूल उड़ गई। वो अभी पूरी तरह मरा नहीं था। उसके पैर अब भी झटके खा रहे थे, लेकिन उसकी खाली आंखों से जीवन की रोशनी जा चुकी थी। मैं पेड़ से छलांग लगाकर नीचे उतरा। मेरी काली हुड वाली जैकेट हवा में जोर से लहराने लगी। मैंने लिन वॉनर की तरफ एक बार भी नहीं देखा। सीधे उस विशाल शरीर के पास चला गया जो अभी भी हल्का हल्का कांप रहा था। वापस आओ, मैंने धीरे से हाथ उठाया। काला झुंड पल भर में बिखर गया, फिर दोबारा इकट्ठा होकर काले लाल रंग की लंबी धारा बन गया और आज्ञाकारी होकर मेरे चारों ओर घूमने लगा। हर मच्छर का पेट पूरी तरह फूला हुआ था। उनके अंदर फर्स्ट लेवल फियर्स बीस्ट का अत्यधिक शुद्ध एसेंस ब्लड भरा हुआ था, और उन सब के बीच मातृ शरीर मिंघे गैंडे के सींग की जड़ पर चिपका हुआ था। उसका शरीर तेजी से बदल रहा था। उच्च गुणवत्ता वाला फर्स्ट लेवल एसेंस ब्लड प्राप्त हुआ। एब्जॉर्प्शन कंप्लीट 100%। एवोल्यूशन की सभी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। रेस एवोल्यूशन शुरू की जा रही है। मेरी आंखों में पागलपन की चमक उभर आई। मैं साफ महसूस कर सकता था कि एक उग्र शक्ति मानसिक संबंध के जरिए मेरे शरीर में लगातार लौट रही थी। कड़क चकचक की आवाज के साथ
मिंगे के शरीर पर मौजूद काले लाल कवच में दरारें पड़ने लगीं और वो परत दर परत झड़ने लगा। एक दिल दहला देने वाला दबाव धीरे धीरे चारों ओर फैल गया। उसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, बस पहले से थोड़ा सा बड़ा होकर लगभग एक मुट्ठी जितना हो गया। लेकिन उसके दोनों पंख अब 4 पंखों में बदल चुके थे और उन रक्त रंग के पंखों के किनारे तलवार की धार जैसे तेज थे। विकास सफल। नाम ब्लड विंग एम्परर मॉस्कीटो। स्तर लेवल 1। नई विशेषताएं 1। सोनिक ब्लास्ट हाई फ्रीक्वेंसी विंग बीट। 4 परतों वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न कर सकता है जो दुश्मन के अंदरूनी अंगों को चकनाचूर कर देती हैं। 2। ब्लड क्रिस्टल आर्मर। रक्षा शक्ति में भारी वृद्धि, सामान्य आग और शारीरिक हमलों का सामना कर सकता है। 3। कमांड ऑरा। निम्न स्तर के कीटों को नियंत्रित करने की अधिकतम सीमा बढ़कर 1000 हो गई। शानदार। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रूबी की तरह चमकता एम्परर मॉस्कीटो बड़ी शालीनता से आकर मेरी हथेली पर बैठ गया। तभी पीछे खड़ी लिन वॉर्नर को आखिर होश आया। वो संभलते हुए उठी और मेरी पीठ को देखते हुए उसकी आंखों में हैरानी, उलझन और अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वांग बटियान, क्या तुम हो? उसने मेरी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहचान ली थी और पूरे स्कूल के मशहूर निकम्मे को भी। मैं धीरे धीरे मुड़ा। मेरी नजर लिन वॉर्नर पर पड़ी। किसी की जान बचाने के बाद वाली नरमी नहीं थी, सिर्फ माल की तरह परखने वाली ठंडी नजर थी। उस गैंडे की टांग मुझे चाहिए। मैंने जमीन पर पड़े शव की ओर इशारा किया। बाकी की खाल और मांस तुम्हारा। इसे मुंह बंद रखने की कीमत समझो। लिन वॉर्नर स्तब्ध रह गई। अकादमी के अनकहे नियमों के अनुसार किसी लड़की को बचाने के बाद कम से कम साथ लड़ने या एहसान जताने जैसा कुछ तो होना चाहिए था। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो चुप रहो। मैं 2 कदम आगे बढ़ा। मेरे शरीर से उठती खून की गंध ने लिन वॉर्नर को अनायास पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आज जो कुछ तुमने देखा है, अगर उसका एक शब्द भी किसी से कहा, जैसे कि लोगों को बता दिया कि मेरे पास इतने सारे मच्छर हैं। मैं थोड़ी देर रुका। मेरी उंगली पर बैठा ब्लड एम्परर मॉस्कीटो तेज भनभनाया और अगले ही पल लिन वॉर्नर की भौहों के बीच आकर मंडराने लगा। अगली बार इसकी सुई तुम्हारे दिमाग में घुसेगी। लिन वॉर्नर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। मैं नहीं कहूंगी, मैंने कुछ नहीं देखा। ये गैंडा तुमने मारा है, सारी लूट तुम्हारी है। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर मुड़कर फुर्ती से गैंडे की टांग काट ली। काले बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। इससे मेरा कुछ कर्ज उतर जाएगा और कीटों को खिलाने के लिए बड़ी मात्रा में घटिया मांस भी खरीदा जा सकेगा। चलो। मैंने हाथ हिलाया। मेरे पीछे मच्छरों की विशाल सेना काले लबादे की तरह मुझे ढांकते हुए जंगल की गहराइयों में गायब हो गई। पीछे सिर्फ लिन वॉर्नर अकेली उस विशाल गैंडे की लाश के पास खड़ी रह गई। वो लाश को देखती रही और अचानक उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। पूरे स्कूल का मशहूर निकम्मा अभी सिर्फ 1 मिनट में लेवल 1 इलेक्ट्रिक विंड बीस्ट को बेरहमी से मार चुका था। अब सब कुछ बदलने वाला था। ट्यानलन एकेडमी का केंद्रीय बैटल एरिना लोगों से खचाखच भरा हुआ था। ये नए छात्रों की सालाना प्रारंभिक परीक्षा थी। विशाल गोलाकार दर्शक दीर्घा में सीनियर छात्र और शिक्षक बैठे थे। बीच में खड़े रेफरी ने ऊंची आवाज में घोषणा की, अगला मुकाबला कक्षा 3-2 के लियू चियांग बनाम कक्षा 3-9 के वांग बाटियन। पूरा स्टेडियम ठहाकों से गूंज उठा। देखो वांग बाटियन को, वही बदकिस्मत लड़का। सुना है उसने F ग्रेड मच्छर जगाया है। इसे लड़ाने की क्या जरूरत? रेफरी सीधे हार घोषित कर दे। समय बर्बाद मत करो। लियू चियांग का पावर डीमन एप तो C ग्रेड शक्ति वाला बीस्ट है। एक मुक्के में उसे कीमा बना देगा। सबकी हंसी के बीच लियू चियांग घमंड से मंच पर चढ़ा। उसके पीछे 2.5 मीटर ऊंचा पावर डीमन एप खड़ा था। उसका पूरा शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ था। उसने अपनी छाती पीटी और धूल का बादल उड़ा दिया। ओए निकम्मे! लियू कियांग ने दूसरी ओर के प्रवेश द्वार की तरफ चिल्लाया। अगर डर गया है तो घुटनों के बल बैठकर 3 बार सिर पटक, फिर मेरे पैरों के बीच से निकल जा। आज मेरा मूड अच्छा है। आधा महीना अस्पताल में नहीं भेजूंगा। अंधेरे रास्ते से कदमों की साफ आवाज आने लगी। चाल शांत थी, न तेज न धीमी। मैं बाहर निकला। दोनों हाथ जेब में थे। धूप मेरे पीले चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने लियू शियांग की तरफ देखा तक नहीं, सिर्फ रेफरी से पूछा, क्या मुकाबला शुरू किया जा सकता है? रेफरी ने भौहें सिकोड़ ली। शायद उसे मेरा यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। भाग 1। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह तैयार हो गए। नियम बहुत सरल हैं। किसी एक पक्ष के हार मान लेने या लड़ने की क्षमता खो देने पर मुकाबला समाप्त माना जाएगा। जानबूझकर किसी को अपंग बनाना या मार डालना सख्त मना है। शुरू करो। मरना चाहता है। नजरअंदाज किए जाने पर लियू शियांग गुस्से से तिलमिला उठा। डाली मोयुआन, इसे कुचल डाल। शुयान पंच इस्तेमाल कर। डाली मोयुआन जोर से दहाड़ा और तोप से निकले गोले की तरह मेरी तरफ झपट पड़ा। उसकी विशाल मुट्ठी पर मिट्टी जैसे पीले रंग की चमक फैल गई। भारी हवा का दबाव अपने साथ लिए वो पूरी ताकत से मेरे चेहरे की ओर आ गिरी। अगर ये मुक्का सीधा लग जाता
तो इंसान की तो बात ही छोड़ो, ग्रेनाइट भी चकनाचूर हो जाता। रात होते ही तियानलान सिटी के बाहरी इलाके में 7वें सैन्य नाकाबंदी क्षेत्र रक्त धुंध बंजर मैदान में विशाल सर्चलाइटों की किरणें कंटीले तारों और चौकियों के बीच लगातार घूम रही थीं। ये मानव सभ्यता और जंगली पशु क्षेत्र की सीमा रेखा थी। कंटीले तारों के बाहर अंतहीन आदिम जंगल फैला हुआ था, जहां साल भर हल्के जहरीले लाल रंग का धुआं छाया रहता था। उसके भीतर अनगिनत खून के प्यासे खूंखार दैत्य बसे हुए थे। साधारण छात्रों के लिए यह जगह मौत का इलाका थी, लेकिन मेरे लिए यही स्वर्ग था। एक सैन्य ट्रूप ट्रक धीरे धीरे चौकी के सामने आकर रुका। गाड़ी का पिछला दरवाजा नीचे गिरा और पूरी तरह हथियारों से लैस दर्जनों छात्र कूदकर नीचे उतर गए। ये सभी पहले दौर की परीक्षा पास करने वाले श्रेष्ठ प्रशिक्षु थे। उन्हें यहां 3 दिनों की वास्तविक जीवित रहने की परीक्षा देनी थी। ज्यादातर लोगों के चेहरों पर घबराहट और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। केवल मैं ही एक खाली सा पुराना बैग पीठ पर लटकाए, दोनों हाथ खाली किए, एक कोने में खड़ा था। अरे, ये तो हमारा सेकंड किल किंग है ना? एक ताने भरी आवाज सुनाई दी। लाई आउटियन अपने कुछ साथियों के साथ मेरी तरफ चला आया। सुना है तुमने अपनी सारी जमा पूंजी घटिया कच्चा मांस खरीदने में लगा दी? ली आउटियन ने मेरे पैरों के पास पड़े उस विशाल बोरे पर नजर डाली। क्या अंदर जाकर बारबेक्यू पार्टी करने वाले हो? मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस झुककर लगभग 100 जिन वजनी मांस का बोरा उठा लिया। हटो। मैंने ली आउटियन के कंधे को धक्का देकर उसे एक तरफ किया और सीधे नाकाबंदी क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। उसके पीछे खड़े गुर्गे आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन ली आउटियन ने उन्हें रोक दिया। वो मेरी पीठ को घूरते हुए बोला, उसकी आंखों में जहर भरी चमक थी। जल्दी मत करो, जंगल में किसी का मर जाना आम बात है। अंदर पहुंचने दो, उसे मारने के बहुत मौके मिलेंगे। आधे घंटे बाद मैं जंगल के 5 किलोमीटर भीतर पहुंच चुका था। मैंने सभी मुख्य रास्तों से बचते हुए, यहां तक कि दैत्य जानवरों की भीड़ वाले इलाकों से भी दूर रहते हुए, खास तौर पर अंधेरे, नम, जहरीले कीड़ों और दलदल से भरी मौत की जगह तलाश की। यही है। मैं एक ऐसे दलदल के सामने रुका जिसे सड़े हुए विशाल पेड़ों की जड़ों ने चारों ओर से जकड़ रखा था। बाहर आओ मेरे बच्चों। मैंने विशाल बोरा खोला और कई 100 जिन सड़ा हुआ मांस और अंदरूनी अंग दलदल में उड़ेल दिए। खून की गंध पल भर में फैल गई। उसी क्षण मेरी आस्तीन, कॉलर और बालों में छिपा मच्छरों का झुंड उड़कर बाहर आ गया।
इस समय मेरे मच्छरों की संख्या 500 तक पहुंच चुकी थी। सभी भोजन करो, पूरी गति से प्रजनन शुरू करो। मैंने सर्वोच्च आदेश जारी किया। अगर यह दृश्य कोई और देख लेता तो उसे जिंदगी भर दुःस्वप्न आते। 500 मच्छर पागलों की तरह उस सड़े हुए मांस पर टूट पड़े। उनकी सूंडें मांस में धंस गईं और वे लालच से खून चूसने लगे। ऊर्जा मिलने के साथ ही उनके पेट चमकने लगे। ये उनके विभाजन का संकेत था। मिंग ही रानी के रूप में हवा में मंडरा रही थी। वो लगातार कम आवृत्ति वाली कंपन तरंगे छोड़ रही थी, जिससे पूरे झुंड की चयापचय गति तेज हो रही थी। जैविक ऊर्जा खर्च होने लगी और प्रजनन विस्फोटक गति से बढ़ने लगा। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। इस समय मेरी नजर सिस्टम पैनल पर आए एक नए विकल्प पर टिकी थी। विशेष वातावरण का पता चला। दलदली विष बाधा। क्या 200 शुद्धिकरण अंक खर्च करके पर्यावरण अनुकूलन उत्परिवर्तन शुरू किया जाए? शुरू करो। मैंने बिना एक पल गंवाए आदेश दे दिया। आदेश मिलते ही नए पैदा हो रहे मच्छरों में भयानक परिवर्तन होने लगा। उनके शरीर अब केवल काले नहीं रहे। उनके पेट पर हरे रंग की चमकती हुई एक थैली उभर आई, जिसके भीतर बेहद अस्थिर उच्च दाब वाला विष भरा था। यही मेरी कल्पना की पहली रणनीतिक सेना थी, आत्मघाती विष मच्छर। इनकी अकेले लड़ने की क्षमता बेहद कम थी, यहां तक कि ये तेज उड़ भी नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही ये दुश्मन के पास पहुंचते, इनके पेट की हरी थैली तुरंत फट जाती और इतना शक्तिशाली अम्लीय विष फैलाती कि इस्पात तक गल जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन्हें बनाना बेहद सस्ता था। बस एक टुकड़ा सड़ा हुआ मांस चाहिए और एक नया आत्मघाती विष मच्छर तैयार। कला का नाम है विस्फोट।